Rust Books Originals presents Whispers in the Pines. अध्याय 1। वो घर जहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। 6 घंटे का सफ़र, 2 बार गलत रास्ता और 1 बार तेज़ घबराहट का दौरा। तब जाकर मैं वापस ग्रे पाइन्स पहुंची। जैसे जैसे मैं उत्तर की ओर बढ़ती गई, हाईवे पतला होता गया। फिर वो सड़क की तरह लगना ही बंद हो गया। टूटे हुए डामर से झांकती काई दिखाई देने लगी। मैं यहाँ 10 साल की उम्र में आखिरी बार आई थी और उस वक्त भी मुझे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा था। यहाँ के पेड़ ज़रूरत से ज़्यादा झुकते थे। हवा हमेशा उल्टी दिशा में बहती थी और जो शांति थी वो असली शांति नहीं थी। वो जैसे कुछ इंतज़ार कर रही हो। अब वो मुझे पुराने जानने वाले की तरह मिल रही थी। जैसे ही मैंने उस लकड़ी के बोर्ड को देखा, मैंने कार एक तरफ रोक दी, पढ़ते हुए ग्रे पाइन्स एस्ट 1871। किसी ने आखिरी 2 अक्षर पर लाल पेंट से रंग दिया था। अब बस ग्रे पी लिखा रह गया था। मैं कुछ देर उसे देखती रही। समझ नहीं आया कि उसमें क्या गड़बड़ थी, पर कुछ तो था। आगे की सड़क बस किसी की धुंधली याद जैसी लग रही थी। मैं धीरे लेकिन ठान के मैं उसी पर आगे बढ़ गई। मैं यहाँ पुरानी यादें ताज़ा करने नहीं आई थी। मैं इसलिए आई थी क्योंकि मेरे पास कोई और जगह नहीं थी। जब सोशल वर्कर ने मुझे नानी के घर के कागज़ थमाए तो मैं हंसती थी। उन्हें गुजरे 3 साल हो चुके थे। किसी ने नहीं बताया कि उन्होंने घर मेरे नाम छोड़ा था, और अगर बताया भी होता तो शायद मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है तो वो ऐसी चीज़ों को भी सहने लायक मान लेता है जो पहले नामुमकिन लगती थीं। ये घर भी उनमें से एक था। जैसे जैसे सड़क नीचे जाती गई, पेड़ और डरावने लगने लगे। न कोई लाइट, न कोई निशान, सिर्फ जंगल। फिर वो घर धीरे धीरे सामने आया, जैसे कोई सपना हो। बेलों से घिरा हुआ, झुकी हुई बाड़ के पीछे से झांकता हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे ये जंगल से खुद उगाया हो। 3 मंजिल का पुराना विक्टोरियन स्टाइल वाला घर। काले रंग की पेंट उतर रही थी। खिड़कियां जैसे पुरानी जख्म। बरामदा झुका हुआ था। मुख्य दरवाजे पर ऊपर से नीचे तक दरार थी, जैसे कुछ एक बार अंदर से टूटा हो और कभी ठीक ही न हुआ। अचानक सब कुछ बहुत ज्यादा शांत लगने लगा। मैं कार से बाहर निकली, दरवाजा थोड़ा जोर से बंद कर दिया और उसकी आवाज से खुद ही डर गई। बिल्कुल बेवकूफ लग रहा था मुझे खुद पर। मैंने अपना कोट ठीक किया, आस्तीन नीचे की और धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ी। कंकड़ वाली जमीन गीली मिट्टी में बदल गई। पाइन के सूखे पत्ते मेरे जूतों में चिपक गए। घर मुझे घूर रहा था। ऐसा लगा जैसे वो खाली नहीं है। मैंने दरवाजे में चाबी डाली। वो जैसे अंदर से जाम हो गई थी। जब वो आखिरकार खुला, लकड़ी की आवाज इतनी तेज थी कि मैं चौंक गई। सबसे पहले धूल और फफूंद की गंध, फिर कुछ और, जैसे कोई पुरानी चीज जो जमीन में बहुत ऊपर दबी हो। अंदर जाने पर ऐसा लग रहा था जैसे मैंने किसी याद में कदम रखा हो। सारा फर्नीचर वैसा ही था। फायरप्लेस के पास वही पुरानी कुर्सी, साइड टेबल पर ऑयल लैंप और मैंटल पर वो टूटा हुआ आईना जो बचपन में मुझे डराता था। दादा की घड़ी अब भी चल रही थी, जोर से, जैसे कभी रुकी ही नहीं। कोई तस्वीर नहीं बची थी, सिर्फ पुराने हल्के वॉलपेपर पर छपे हुए निशान। जहाँ कुछ टंगा था अब हटा दिया गया था। मैंने बैग सीढ़ियों के पास रखा और रसोई की ओर बढ़ गई। रसोई मेरी याद से छोटी लगी, बहुत ज्यादा साफ। ये बात अजीब थी। बाकी घर तो धूल से भरा था, लेकिन काउंटर चमकते हुए, सिंक एकदम खाली, हवा जैसे अस्पताल जैसी, साफ लेकिन ठंडी, बेरुखी भरी। मैंने फ्रिज खोला, खाली। फ्रीजर बर्फ से जमी हुई धीरे धीरे आवाज कर रहा था। टेबल के पास जो कुर्सी थी वो थोड़ी खिसकी हुई थी, बस इतनी कि साफ समझ में आ जाए ये मैंने नहीं किया। मैंने खुद से कहा कि ये सब मेरे मन का वहम है। मैंने खुद से इससे भी बुरी बातें कही हैं। उस रात मैं किसी बेडरूम में नहीं सोई। मैंने एक पुरानी रजाई ली और नीचे के कमरे में सोफे पर लेट गई।
इतनी ठंड थी कि कपड़े उतारने का सोच भी नहीं सकी। मैंने लैंप जलता ही छोड़ा। दीवारें रात भर आवाजें करती रहीं, जैसे उनके अंदर कुछ चल रहा हो। एक बार ऊपर से धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा हल्के से बंद हुआ हो, और बाहर हवा भी नहीं थी। मैंने 100 तक गिनती की, फिर 200, फिर 313 और फिर कहीं जाकर नींद आई। सपने में मैं किसी को सूखी पत्तियों पर चलते हुए सुन रही थी। किसी टूटी खिड़की से कोई मुझे देख रहा था, एक ऐसी खिड़की जो मुझे याद नहीं थी कि कहाँ है। और फिर एक आवाज, अजनबी, धीमी, जो मेरे कान में मेरा नाम कुछ इस तरह कह रही थी जैसे कोई रहस्य हो। मैं उठी। चारों तरफ सन्नाटा था। खिड़की पर धुंध जमी हुई थी। बाहर कुछ पेड़ों के बीच हिल रहा था। मैं बिल्कुल नहीं हिली। टहनियाँ हिली। एक कौवा जोर से बोला, फिर कुछ नहीं। मैं धीरे धीरे उठी। दिल गले में अटक गया था। खिड़की से बाहर देखा। कोई जानवर नहीं, कोई पदचाप नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन वहाँ कोई था। मैं उसे महसूस कर सकती थी। डर जैसा नहीं था वो, कोई बोझ था, दबाव, जैसे कोई बाहर मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं बाहर नहीं गई। मैंने पानी उबाला, चाय पी, जो शायद मैं साथ लाना भूल गई थी। मैंने अपने आप को व्यस्त रखने के लिए हॉलवे साफ किया। स्टडी में कुछ पुरानी किताबें मिलीं। ज़्यादातर में पन्ने खाली थे या फिर नाम खुरचे गए थे। और फिर सीढ़ियों के नीचे ज़मीन पर एक तस्वीर मिली, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो। मेरी नानी जवान उम्र में इसी घर के सामने खड़ी थीं। वो मुस्कुरा रही थीं, लेकिन कैमरे की तरफ नहीं। वो देख रही थीं बाईं तरफ, किसी और को। फ्रेम से बाहर एक कोट की बाजू नजर आ रही थी और उस पर एक भारी चांदी की अंगूठी। तस्वीर के पीछे कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एक कांपती हुई पंक्ति, धीरे पढ़ते हुए, वो कभी गया ही नहीं। मैंने वो तस्वीर गिरा दी। बहुत देर तक मैंने उसे उठाया ही नहीं। नीचे थकी हुई आवाज में रात को बिजली चली गई। आधी रात के बाद तूफान आया, तेज, ठंडा, बेहद तेज। बारिश खिड़कियों को ऐसे पीट रही थी जैसे अंदर घुसना चाहती हो। मोमबत्तियां बार बार बुझ रही थीं। मैं लिविंग रूम में बैठी रही, कंबल को सीने से चिपकाए, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। मैंने उस फोटो के बारे में सोचा, उस आदमी के बारे में, उस ऊपर की मंजिल के बारे में, जो हमेशा तभी आवाज करती जब मैं नीचे से गुजरती थी, चाहे मैंने पूरा दिन ऊपर कदम भी ना रखा हो। सुबह से कुछ पहले मुझे नींद आ गई। मोमबत्ती बुझने वाली थी। बाहर तूफान अब शांत हो चुका था। जब आंख खुली, कंबल नीचे गिरा हुआ था और वो तस्वीर गायब थी।